साल 1974 समुद्र में कहीं दूर कुछ मजदूर काम करने पर लगे थे। काम था जान हथेली पर रखकर कोल निकालने का। पसीने और मिट्टी से सने कुछ मजदूर अभी कोयला ढोकर बाहर निकले ही थे कि अब बारी दूसरी शिफ्ट में काम करने वाले मजदूरों की थी। इन्हें खान में से 1 किलोमीटर नीचे जाकर कोयला लाना था। रोज की तरह वो एक एक करके पतली सी सुरंग से नीचे उतरे और अपने काम में लग गए। अभी कुछ घंटे गुजरे ही थे कि तभी तेजी से दौड़ता हुआ एक आदमी मजदूरों की तरफ आता है। उसके हाथ में एक लेटर था जिसे उसने मजदूरों को थमाया और वापस चल दिया। लेकिन ये लेटर उस आइलैंड पर ऐसा तूफान लेकर आया कि रातों रात उनकी जिंदगी बदल गई। उन्हें सब कुछ छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। कुछ ने अफरा तफरी में सामान पैक किया तो कुछ अपने परिवार के साथ खाली हाथ ही निकल पड़े। लेकिन ये लोग गए तो गए कहाँ? आखिर कहाँ से आया था वो खत? क्या लिखा था उसमें? और आखिर कौन सा था ये आइलैंड जो हमेशा के लिए सुनसान हो गया? समुद्र के बीचों बीच खड़ी ये टूटी फूटी बिल्डिंग कोई 8वां अजूबा नहीं है, बल्कि जापान का हाशिमा आइलैंड है, जिसे आज भी लोग पुरानी बैटल शिप मान बैठते हैं। लेकिन ये कोई शिप नहीं, बल्कि साउथ चाइना सी में ऐसा आइलैंड है जिस पर ना तो पेड़ पौधे हैं और ना ही कोई यात्री। कुछ है तो बस सुनसान पड़े स्कूल्स, टूटे हुए झूले, भूतिया कमरे और ज्यों की त्यों पड़ी पुरानी चीजें। इसकी ये हालत इशारा करती है कि जरूर भीषण सुनामी ने इस द्वीप को बर्बाद किया होगा। लेकिन इसकी डिजास्टर नेचुरल नहीं बल्कि मैन मेड थी। आज इस आइलैंड पर परिंदे भी पर नहीं फड़फड़ाते हैं, लेकिन 40 साल पहले एक समय ऐसा भी था जब 5000 की आबादी इस शहर को डेंसली पॉपुलेटेड बनाती थी। यहाँ रहने के लिए लोगों के पास अपार्टमेंट्स थे, स्कूल्स, हॉस्पिटल और स्विमिंग पूल्स की फैसिलिटी अवेलेबल थी। लेकिन इसके बाद भी सिर्फ एक लेटर के आने पर लोग रातों रात सब कुछ ज्यों का त्यों छोड़कर चल दिए। मगर ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को फिर से पलटना होगा। इस कहानी की शुरुआत होती है जापान से थोड़ी दूर पर मौजूद ताकाशिमा आइलैंड पर, जहां एक समय पर लोगों को कोल के छोटे छोटे टुकड़े मिलते थे, लेकिन वो इसकी खासियत नहीं जानते थे। फिर एक दिन गोहेतिया नाम के एक आदमी को गलती से कोयले के जलने की क्षमता का पता चला और तब से वो कोयले को इकट्ठा कर हाउस होल्ड फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करने लगा। जैसे जैसे इसकी जानकारी पूरे आइलैंड में फैली, बाकी लोगों ने भी कोयले को अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया। खाना बनाने से लेकर घर को गर्म रखने के लिए अब कोयले का इस्तेमाल होने लगा। इसी बीच दुनिया भर में नए सी रूट्स डेवलप हुए और ताकाशिमा से थोड़ी ही दूर पर एक दूसरा आइलैंड भी मशहूर होने लगा। ये था नागासाकी आइलैंड, जो बड़े बड़े देशों के लिए एक इंटरनेशनल शिपिंग पोर्ट बनकर उभरा। 1850 में नागासाकी की इंपॉर्टेंस इतनी तेजी से बढ़ी कि चाइना, अमेरिका जैसे देशों की कमर्शियल और वॉर टाइम नेवल शिप्स भी यहाँ पर आकर रहने लगी। और इस दौरान उन्हें एक ही चीज की जरूरत महसूस हुई, वो थी कोयला। लेकिन नागासाकी के पास तो कोयला था ही नहीं, तो ऐसे में उन्होंने क्या किया? उन्होंने रुख किया ताकाशिमा आइलैंड का, जो शिप्स की कोयले की डिमांड को पूरा कर सकता था। अब ताकाशिमा से नागासाकी में कोयला मंगाया जाने लगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि बढ़ती डिमांड के बीच प्रोडक्शन को भी बढ़ाया जाना जरूरी था, और ताकाशिमा आइलैंड पर मौजूद कोयले का भंडार काफी लिमिटेड था। अब तक जो सप्लाई केवल ताकाशिमा की कोल माइन से पूरी हो रही थी, वो काफी नहीं थी। इसलिए जल्द ही ताकाशिमा के लोगों ने कोयले की खोज में साउथ चाइना सी के दूसरे आइलैंड का रुख किया और उनकी ये खोज का सिलसिला जाकर खत्म हुआ हाशिमा आइलैंड पर। नागासाकी से तकरीबन 18.5 किलोमीटर दूर मौजूद था हाशिमा आइलैंड, जो साइज में बहुत छोटा तो था, लेकिन यहाँ कोयले का इतना भंडार था कि पूरे जापान की बिजली का इंतजाम ये अकेले कर सकता था। एनर्जी के इस सोर्स को निकालने से न केवल जापान की इकोनॉमी को प्रॉफिट मिल सकता था, बल्कि वो तेजी से डेवलप भी हो सकती थी। 1887 में इसी इरादे से जापान ने हाशिमा में अपनी पहली कोल माइन को लॉन्च कर दिया और जोरों शोरों से कोल माइनिंग के काम को शुरू कराया। अब तक क्योंकि कोल को निकालने का कोई मजबूत और सेफ तरीका एक्सिस्टेंस में नहीं था, इसलिए माइनिंग के लिए पुराने तरीकों का इस्तेमाल ही किया जाता था। यानी रोजाना वर्कर्स शिप के सहारे इस आइलैंड पर जाते थे और कोयले को निकालने के लिए हाथों का इस्तेमाल करते थे। इस प्रोसेस से कोल का प्रोडक्शन तो हो रहा था, लेकिन डिमांड को पूरा नहीं किया जा सकता था। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए 3 साल बाद हाशिमा आइलैंड को मित्सुबिशी कंपनी को बेच दिया गया, जो कि एक शिपिंग कंपनी थी।
शुरुआत में ये कंपनी कोल माइनर्स को सुबह हाशिमा आइलैंड पर ले जाती और शाम को वापस लेकर आती, मगर फिर कंपनी ने ये सोचा कि क्यों ना टाइम को बचाया जाए और काम को आसान बनाने के लिए क्यों ना नया तरीका निकाला जाए। जानते हैं क्या तरीका था वो? ये तरीका था आइलैंड पर ही मजदूरों को बसाने का। इस कड़ी में मित्सुबिशी ने सबसे पहले मल्टी स्टोरी कंक्रीट अपार्टमेंट्स, हॉस्पिटल्स और बाथ हाउस को कंस्ट्रक्ट किया और उसके बाद बारी आई स्कूल्स, रेस्टोरेंट्स और मार्केट्स की, ताकि वर्कर्स को उनके पूरे परिवार को साथ यहीं पर शिफ्ट किया जा सके। लेकिन यहाँ भी एक परेशानी जरूर थी और वो ये कि ये पूरा आइलैंड समुद्र के बीच में था। इसकी ना तो नागासाकी से कोई कनेक्टिविटी थी और ना ही यहाँ समुद्री तूफान से बचने के लिए कोई सेफ्टी वॉल थी। कुल मिलाकर सुनामी जैसे डिजास्टर से ये आसानी से तबाह हो सकता था। इसलिए कंक्रीट सेफ्टी वॉल का कंस्ट्रक्शन आइलैंड के चारों ओर किया जाने लगा, जिससे इस आइलैंड को बैटलशिप की शेप मिली। 1916 आते आते मित्सुबिशी का कोल का प्रोडक्शन कई लाख टन पहुंच गया और इसके पीछे हाथ था 3000 मजदूरों का, जो यहाँ के कंक्रीट अपार्टमेंट में रहते थे। इनमें कुछ जहां अपने परिवार के साथ रहते थे तो वहीं कुछ ऐसे भी थे जो 3 लोगों के साथ अपार्टमेंट शेयर करते थे। कहने को तो अपार्टमेंट वाली इन बिल्डिंग्स की गिनती जापान की सबसे ऊंची इमारतों में होती थी, लेकिन हजारों की तादाद में रहने वाले मजदूरों के लिए ये फिर भी काफी छोटी थी, क्योंकि आइलैंड का टोटल एरिया तकरीबन 16 एकड़ का था, जिसमें अपार्टमेंट्स के केवल हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, मार्केट और एसेंशियल शॉप ही बिल्ड की गई थी। इसके अलावा ना तो आइलैंड में कोई ग्रीनरी थी और ना ही वो ये जान सकते थे कि फूल का खिलाना क्या होता है और पतझड़ कैसा दिखता है। जाहिर था कि 3000 से भी ज्यादा मजदूर इस छोटे से आइलैंड और इन बिल्डिंग्स में आराम से नहीं रह सकते थे। लेकिन एक सच ये भी था कि उनका कंफर्ट कंपनी के लिए मायने नहीं रखता था। कुछ मायने रखता था तो वो ये था कि ज्यादा से ज्यादा कोल प्रोडक्शन और प्रॉफिट, और इसी को बढ़ाने के लिए हाशिमा आइलैंड पर इतने ज्यादा मजदूरों को रखा गया कि 1941 आते आते हाशिमा आइलैंड का कोल प्रोडक्शन सालाना 4,10,000 टन तक पहुंचा। साल दर साल प्रोडक्शन में होता इस इजाफे की वजह से मित्सुबिशी ने कुछ नए कॉम्प्लेक्सेस को भी आइलैंड में कंस्ट्रक्ट कर दिया, लेकिन मानो जैसे कोयले को लेकर उनकी भूख कभी शांत नहीं होने वाली थी। इसलिए न केवल जापान बल्कि कोरिया जैसे देशों से भी युद्ध में बंदी बने जवानों को मजदूरी के लिए इस द्वीप पर छोड़ दिया जाता था। फिर आया साल 1959, जब हाशिमा में रहने वाले मजदूरों की आबादी 5200 के भी पार पहुंच गई थी। इस वक्त आइलैंड पर मजदूर एक ऐसी स्थिति में रह रहे थे जहां उन्हें कमरे में करवट बदलने के लिए भी जगह नसीब नहीं थी, और इस आइलैंड के केवल 1 एकड़ में ही 335 लोग रहते थे, जबकि कुल आइलैंड 16 एकड़ का था। ये पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि आज के सबसे क्राउडेड शहरों में भी सिविलियंस के पास रहने के लिए इससे ज्यादा स्पेस है। कुल मिलाकर अगर थोड़े और मजदूर इन अपार्टमेंट्स में शिफ्ट होते तो लोगों को फिट करना भी मुश्किल हो जाता। जरा सोचिए, अब ऐसी हार्श कंडीशंस में मजदूर कैसे रहते होंगे। कई रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि हाशिमा आइलैंड का एक कमरा 3 वर्कर्स को अलॉटेड होता था, लेकिन वहां सोने की जगह केवल 2 ही मजदूरों के लिए होती थी और तीसरा मजदूर कब बोर्ड में सोता था। उनके पास ना तो करवट लेने की जगह होती थी और ना ही वो अपनी नींद पूरी कर पाते थे। ऐसे में एक प्रेशर उनके ऊपर खदान में घंटों तक काम करने का भी होता था, जिससे ना वो बच सकते थे और ना ही ये आइलैंड छोड़कर भाग सकते थे। आखिर में वो कुछ कर सकते थे तो वो है सिर्फ कोल माइनिंग, लेकिन ये करना भी इतना आसान तो था नहीं। दरअसल ये कोयले की खान सरफेस से 1 किलोमीटर नीचे बनी हुई थी और वहां टेम्परेचर लगभग 35 डिग्री सेल्सियस तक रहता था, जबकि अंदर ह्यूमिडिटी नॉर्मल एनवायरनमेंट से 95% ज्यादा थी, और उस पर भी यहां तक पहुंचने का रास्ता माइनर्स के लिए कोई सांप सीढ़ी के खेल से कम नहीं था। जाहिर है कि उस जमाने में ना तो नीचे तक पहुंचने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी थी और ना ही कोई मशीन थी जो माइनर्स को सेफ्टी के साथ नीचे ले जाती। ऐसे में जान हथेली में रखकर उन्हें खान में यूं ही उतरना पड़ता और यहाँ की एक्सट्रीम सिचुएशंस में काम करना पड़ता। पसीने और गंदगी में लथपथ इन मजदूरों के पास तब ना तो कोई सेफ्टी किट होती थी, क्योंकि ऐसी कई घटनाएं भी होती थी जब काम के दौरान मजदूर घायल हो जाते और अपनी जान गंवा देते, लेकिन इससे प्रॉफिट मेकिंग मित्सुबिशी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जापान की क्रूरता ही थी कि वह चाइना, कोरिया और वर्ल्ड वॉर 2 के युद्ध में बंदी बने मजदूरों से दिन रात काम कराती और उन्हें ब्रूटली ट्रीट भी करती। आज भी कोरिया में कई सर्वाइवर्स ऐसे हैं जिनका जन्म हाशिमा आइलैंड पर ही हुआ था।
और उन्होंने बचपन में अपने परिवार के साथ होती इस क्रूरता को अपने सामने घटता देखा था। वो आज बताते हैं कि कैसे काम पर ना जाने पर मजदूरों को मारा पीटा जाता था, ना तो उन्हें प्रॉपर खाना मिलता और ना ही प्रॉपर रेस्ट। कमाल की बात तो ये थी कि वर्ल्ड वॉर 2 में पूरी तरह हारने और बर्बादी को झेलने के बाद भी जापान इन मजदूरों को छोड़ने को राजी नहीं था। हाँ, ये जरूर हुआ कि लाखों लोगों को गंवाने के बाद जापान ने ग्लोबली अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए हाशिमा आइलैंड पर कई न्यू फैसिलिटीज को इंट्रोड्यूस किया और वर्कर्स की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए काम किया। मगर इसमें भी ट्विस्ट ये था कि वर्कर्स को भी आइलैंड की मेंटेनेंस में अपना सहयोग देना होता था। 1960 आते आते हाशिमा आइलैंड अपने सफलता की पीक पर था और इसके चलते जापान की इकोनॉमी को भी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था। लेकिन अब सवाल यहाँ पर आपके जहन में ये होगा कि जबरन मजदूरी का ये सफर खत्म कैसे हुआ? आखिर कैसे मजदूरों को बुरे सपने से निकलकर एक आजाद जिंदगी जीने का मौका मिला? देखिए, साल 1960 में जब एनर्जी के दूसरे रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ने लगी और कोल एनवायरनमेंट पर हार्मफुल इफेक्ट्स का पता चला, तब ऐसे नेगेटिव इंपैक्ट्स के बीच न केवल इंटरनेशनल मार्केट में कोल इंजन्स का डाउनफॉल शुरू हुआ, बल्कि कोल के डिमांड भी घटती चली गई। इसी बीच कोल को ऑयल से भी रिप्लेस कर दिया गया। ऐसे में इसी बीच खूची डिमांड को जोर से धक्का लगा। जाहिर था कि बिना डिमांड के कोयले के प्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं था। इसलिए अब वो दिन दूर नहीं था जब हाशिमा आइलैंड पर हमेशा के लिए ताला लगने वाला था। साल 1970 आने तक जापान के कोल डिमांड में इतनी ज्यादा गिरावट आ गई कि कंपनी को प्रॉफिट तो नहीं हुआ, ऊपर से आइलैंड की मेंटेनेंस में एक बड़ा अमाउंट खर्च हो रहा था। इसी का नतीजा ये निकला कि 1970 में मित्सुबिशी कंपनी ने हाशिमा से 2000 मजदूरों को निकाल दिया और बेहद ही कम मजदूरों के साथ यहाँ कोल माइनिंग का काम कुछ सालों के लिए जारी रखा। लेकिन 1974 में आखिरकार वो दिन आ ही गया जब खान को बंद करने का ऑफिशियल ऑर्डर हाशिमा पहुंचा। इस वक्त आइलैंड पर 1000 मजदूर रहते थे, लेकिन इस ऑर्डर से रातों रात आइलैंड खाली हो गया। मजदूरों ने अपना सामान, पर्सनल चीजें और टॉर्चर से भरी हुई यादों को छोड़कर हमेशा के लिए द्वीप को टाटा बाय बाय कर दिया था। इनमें कुछ लोगों ने खुशी खुशी इस आइलैंड को छोड़ा, वहीं कुछ ऐसे भी थे जो हाशिमा आइलैंड में मिली यातनाओं को कभी नहीं भुला सके। हालांकि यहाँ से निकलने के बाद हजारों लोग रातों रात बेरोजगार हो गए, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि उनकी एक पूरी पीढ़ी यहाँ कोयला निकालते हुए खत्म हो गई। हाल इतना बुरा था कि इन्हें जिंदगी में ना तो चैन की नींद नसीब हुई और ना ही वो पेड़ पौधों को देख पाए। कोल माइनर्स के जाने के बाद इस आइलैंड पर फिर कभी कोई नहीं आया और ये द्वीप हमेशा के लिए एक खंडर में तब्दील हो गया। 35 साल से ना तो किसी विजिटर ने यहाँ पर कदम रखा है और ना ही जापान गवर्नमेंट ने इसे टूरिस्ट के लिए ओपन किया है। आज साउथ चाइना सी में इस आइलैंड को एक भूतिया खंडर के तौर पर देखा जाता है, जिसे गवर्नमेंट ने लोगों के लिए बैन कर दिया है। कहते हैं जापान आज भी दुनिया से टॉर्चर की उन कहानियों को छिपाना चाहता है जो कभी उन्होंने युद्ध में बंदी बने कोरियन और चाइनीज सिपाहियों पर ढोया था। कई देश जापान को उसकी इस हरकत के लिए आज भी क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन जापान ये सफाई देता है कि ये नियम उसने कोयले के चोरी को रोकने के लिए बनाया है। अब इसमें केवल कितना सच है और कितना मिलावट ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन आज की जनरेशन के लिए हाशिमा आइलैंड एक घोस्ट टाउन है जिसे जापान ने टूरिस्ट के लिए साल 2005 में ही खोल दिया था। फिर साल 2009 में जापान ने हाशिमा आइलैंड को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनवाने पर भी जोर दिया, लेकिन कोरिया ने ये कहकर इसका अपोज किया कि किसी जमाने में वर्कर्स को यातनाएं देने वाला ये द्वीप एक हेरिटेज साइट नहीं बन सकती। ये उन लोगों के दुख का मजाक होगा जो आज भी इसे नहीं भूल पाए हैं। आज हाशिमा आइलैंड जापान की डेवलपमेंट की कहानी में जरूर कहीं गुम गया है, लेकिन ये उसके काले इतिहास की डार्क साइड को अभी भी रिप्रेजेंट करता है। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।